हेलो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट कि आपकी इंग्लिश हो स्मूथ, फ्लॉलेस और स्ट्रॉन्ग, जिसमें ना कोई ग्रामेटिकल एरर हो, ना प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक और वोकैबुलरी हो सुपर से भी ऊपर, तो आप है एकदम सही जगह पर, यानी एफपीएस में, एंड यू आर मोस्ट वेलकम हियर। तो आज हम देखेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और अहम चीज क्या है। जी हाँ, सबसे पहले हम एक बात करेंगे कि मकान बनाते वक्त अगर आपके पास में ब्रिक्स हो लेकिन आप दीवार खड़ी करते वक्त उसके लिए सीमेंट यूज ना करें तो कैसा रहेगा। जी हाँ, ग्रामर एग्जैक्टली एक्ट करता है एज अ सीमेंट व्हेन यू स्पीक योर लैंग्वेज, राइट। जब भी आप कुछ बोलते हैं उसमें एक स्ट्रक्चर चाहिए और जो भी आप बोल रहे हैं उसको एक सेंस चाहिए होता है, और वो सेंस देती है क्या? ग्रामर, ऑफ कोर्स। तो आज हम बात करेंगे ग्रामर के ऊपर, और ग्रामर में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है। आप सबसे पहले सोचते होंगे कि टेंसेस या इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन बेसिक क्या है? जब तक बेस स्ट्रांग नहीं है तब तक लैंग्वेज या कोई भी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ग्रामर का बेस क्या है? इंग्लिश ग्रामर का, हर लैंग्वेज की ग्रामर का कुछ ना कुछ बेस होता है। उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर का बेस होता है। सबसे पहले शुरुआती पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज में जब ग्रामर की बात आती है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 बेसिक पैरामीटर्स या 8 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। मैं आपको एक राइम देने जा रहा हूं आज। इस राइम को अगर आप समझ लेंगे, समझ भर लेंगे बस, तो आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं, ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे और आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले एक बात जाननी जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का वो पोर्शन है या आपकी लैंग्वेज का वो पोर्शन है जिसमें बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं किसी भी सेंटेंस के। जो आप सेंटेंस बोलते हैं उस सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है। आपका एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक वर्ब होती है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो कोई एक्शन कर रहा होता है, और इसी तरीके से और अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो किसी सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं या किसी एक्शन को डिफाइन करते हैं। इन सब चीजों से मिलकर के बनते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, या ये सब कंपोनेंट्स मिलकर के बनाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और अब इसकी राइम पर चलते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहली लाइन से, जहां इंट्रोडक्शन में आता है नाउन। तो हमारी राइम की पहली लाइन है जिसमें हम नाउन से इंट्रोड्यूस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन, एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन द pronoun stands, as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing, as magic wand or bridal ring. Most verbs mean action, something done. To read and write, to jump and run. How things are done, the adverbs tell, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways, sentences, words, or phrase and phrase. The interjection cries out heed. An exclamation point must follow me. अगर इस राइम को आप ध्यान से पढ़ें तो ये जो 8 बेसिक पार्ट्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, आप इनको बड़ी आराम से समझ सकते हैं और आगे कोई एरर भी नहीं होगा। पर ईज ऑफ यूज के लिए मैं आपको ये 8 पोर्शंस जो हैं और ये जो पूरी राइम मैंने रिसाइट की है, ये पूरी राइम मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। तो पहली लाइन थी Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. तो नाउन्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन्स जो वर्ड्स होते हैं, नेम, प्लेस, पीपल, एनिमल, इन चीजों के लिए, या थिंग्स, इन चीजों के लिए जो भी वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं आपके कॉमन नाउन्स। जैसे एक्टर, जायंट, कैट, डॉग, इस तरीके से जो भी आपके वर्ड्स यूज होते हैं वो कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। लेकिन जैसे हम इन कॉमन नाउन्स को कोई नेम एसोसिएट कर देते हैं वो प्रॉपर नाउन्स बन जाते हैं। जैसे हमने एक्टर देखा, एक्टर इज अ वर्ड, ओके,
विच स्टैंड्स फॉर अ कॉमन नाउन, बट जैसे ही हम उस एक्टर के साथ एक नाम एसोसिएट कर दें, फॉर एन एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, सो इट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन। ओके, वैसे ही कैट एंड डॉग हम बात करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी की पालतू या पेट कैट या पेट डॉग वगैरह कुछ हो तो उसको लोग नेम के साथ एसोसिएट कर देते हैं। जैसे माई डॉग्स नेम इज रॉकी। ओके, सो रॉकी इस कंडीशन में प्रॉपर नाउन हो गया। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ में स्टार्ट होते हैं, ये याद रखने वाली बात है। सिमिलरली जो वीक नेम्स होते हैं जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे एटसेट्रा, और ईयर्स होते हैं, मंथ ऑफ द ईयर होते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, ये सब भी प्रॉपर नाउन कंसिडर किए जाते हैं। और जिस तरीके से प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर्स में होते हैं, जैसे ही ये जहां भी सेंटेंस में आते हैं ये कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे, ये रिटन के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारी राइम का सेकंड पार्ट पोर्शन या सेकंड पार्ट जो था प्रोनाउन। ओके, In place of noun, the pronoun stands as he and she can clap their hands. सो ही, शी, इट, वी, दे, आई, ये सब आपके प्रोनाउन होते हैं और ये पर्सनल प्रोनाउन को डिनोट करते हैं। इसी तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये सब प्रोनाउन के पार्ट्स होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, इस तरीके के क्वेश्चंस जो आते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव के ऊपर। The adjective describes a thing, as magic wand or bridal ring. सो एडजेक्टिव बेसिकली आपके नाउन की किसी क्वालिटी को डिफाइन करता है या स्पेसिफाई करता है, इसीलिए एडजेक्टिव यूज होता है। सो जैसे हमारी राइम के अंदर वॉन्ड या रिंग यूज किया हुआ है, तो वॉन्ड एक कॉमन नाउन है, रिंग भी एक कॉमन नाउन है, राइट? जैसे ही हम उसमें एडजेक्टिव मैजिक यूज कर लेते हैं तो वो क्या करता है, वॉन्ड को डिफाइन कर देता है या वॉन्ड को स्पेसिफाई कर देता है कि किस टाइप की वॉन्ड है। वॉन्ड यानी छड़ी, किसी भी टाइप की छड़ी हो सकती है, लेकिन इस कंडीशन में वो हो गई मैजिक वॉन्ड यानी जादुई छड़ी। और रिंग किस टाइप की है, रिंग तो होती है, रिंग बहुत टाइप की होती है, लेकिन यहां पर बात किस टाइप की हो रही है, ब्राइडल रिंग, यानी शादी के वक्त जो रिंग पहनाई जाती है वो होती है ब्राइडल रिंग। ओके, एडजेक्टिव के ऊपर हम एक दो और एग्जांपल्स देख सकते हैं फॉर डेफिनेशन पर्पस। जैसे a difficult question where question is your noun and difficult is specifying adjective. Okay, जो question को define करता है या specify करता है कि question difficult है। Okay, an Indian dish, dish आपका noun है, लेकिन कौन सी dish है, Indian dish है। Okay, अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि adjective में एक बहुत ही important aspect होता है, डिग्री। सो डिग्री क्या होती है कि एडजेक्टिव में एक बेस वर्ड होता है, एक उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। सो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपका बेस एडजेक्टिव होता है लार्ज, लार्ज यानी बड़ा, तो लार्ज का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, लार्जर, और सुपरलेटिव क्या होता है, लार्जेस्ट। यानी जहां पर दो चीजें होती हैं उनके कंपैरिजन को हम बताते हैं ये लार्जर है दूसरी वाली चीज से, ठीक है? तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया। सुपरलेटिव डिग्री के लिए आपको मिनिमम 3 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, क्योंकि जब आपके पास में 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे तभी पता चल पाएगा कि द लार्जेस्ट कौन सा है। अगला एग्जाम्पल है गुड, बेटर, बेस्ट। सो गुड तो कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, वो बेस वर्ड है, लेकिन बेटर यानी कंपैरेटिव डिग्री है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, माई फोन इज बेटर देन योर्स। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक आपका फोन एक मेरा फोन, और मैंने कंपेयर किया दोनों फोन्स को तो मेरा फोन बेटर है, यानी मेरा फोन ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री हो गई जिसमें मिनिमम 3 ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, तभी वो पता चल पाएगा कि ये चीज जो है ये द बेस्ट है, द लार्जेस्ट है। ठीक है, तो माई फोन इज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द फोन्स अवेलेबल हियर। ओके, सो ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री इन एडजेक्टिव्स। लेकिन अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे एडजेक्टिव्स का इंडिविजुअल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री अवेलेबल नहीं होता है। फॉर एन एग्जांपल, कंफर्टेबल। सो कंफर्टेबल जो वर्ड होता है उसके लिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज अवेलेबल नहीं है, वो होती है सिंपल कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल एंड मोस्ट कंफर्टेबल। ठीक है, सो कोई चीज जो कंफर्टेबल है
अगर दो चीजों में कंपेयर कर रहे हैं तो एक चीज मोर कंफर्टेबल हो सकती है, और अगर दो से ज्यादा चीजें हैं तो उनमें से एक चीज द मोस्ट कंफर्टेबल हो सकती है। ठीक है, उस कंडीशन में कंफर्टेबलर या कंफर्टेबलिस्ट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मोर और द मोस्ट का यूसेज हम तभी करेंगे जब एडजेक्टिव की अपनी खुद की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज अवेलेबल नहीं होती हैं। बहुत बार लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे मोर गुड या मोर द मोस्ट गुड ऐसा कुछ बोलते हैं, या मोर लार्ज बोल देते हैं। ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि लार्ज, गुड, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज अवेलेबल हैं, और क्योंकि ये अवेलेबल हैं तो अगर आप उस कंडीशन में मोर या मोस्ट का यूज करते हैं तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कंसीडर होता है। आगे बढ़ते हैं। Most verbs mean action, something done. To read and write, to jump and run. So, वर्ब्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जब हो रहा होता है, सेंटेंस बोला जाता है, तो उसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है, और वर्ब्स क्या होती है? वही एक्शन वर्ड जो एक्शन एक परफॉर्म किया जा रहा है किसी भी सेंटेंस के अंदर। जैसे हमारी राइम बताती है टू रीड यानी पढ़ना, टू राइट यानी लिखना, टू जंप यानी कूदना, टू रन दौड़ना। ओके, सो किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई एक्शन जरूर परफॉर्म हो रहा होता है, इसलिए वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और टेंसेस को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो वर्ब्स को हम आगे और पढ़ेंगे डिटेल्स में जब हम टेंसेस कवर करेंगे। ओके, अगला पार्ट है एडवर्ब्स का। तो हमारी राइम पे वापस चलते हैं। How things are done, the adverbs tell, as quickly, slowly, badly, well. तो एडवर्ब्स आर नथिंग बट आर जस्ट लाइक एडजेक्टिव्स। जिस तरीके से एडजेक्टिव्स नाउन को डिफाइन करता है, एडवर्ब्स वर्ब्स को डिफाइन करती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है प्लीज स्पीक, यानी कृपया बोलिए। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको और स्पेसिफाई करना चाहें, यानी स्पीक करने की जो हमारी एक्शन है उसको अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? प्लीज स्पीक क्लियरली और प्लीज स्पीक लाउडली, यानी या तो साफ बोलिए या जोर से बोलिए। तो इस कंडीशन में जो स्पीक है वो हमारी वर्ब है या एक्शन है, यानी बोलने का काम, लेकिन हमने इसको फर्दर डिफाइन कर दिया किससे? क्लियरली या लाउडली से। तो क्लियरली यानी साफ बोलिए या लाउडली जोर से बोलिए। इस तरीके से आपकी एडवर्ब्स जो होती हैं वो वर्ब्स को और डिफाइन करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The preposition shows relation, as in the street or at the station. सो preposition और कुछ भी नहीं होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी पोजीशन बताने का या डायरेक्शन बताने का काम जो चीज करती है या जो वर्ड करते हैं वो वर्ड्स कहलाते हैं prepositions। ठीक है, एज इन द स्ट्रीट यानी स्ट्रीट में, और एट द स्टेशन यानी स्टेशन पर। ठीक है, सो एट, ऑन, इन, इनसाइड, अंडर, ये सब ऐसे हैं जो कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। तो अभी हम इस कंफ्यूजन में नहीं गिरेंगे, लेकिन इनको हम डिटेल्स में और बहुत ही आराम से पढ़ेंगे अलग क्लास में। आगे बढ़ते हैं। Conjunctions join in many ways. Sentences, words, or phrase and phrase. सो कंजंक्शंस का और कोई काम नहीं होता है, बल्कि दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को या दो से ज्यादा फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ने का जो काम करते हैं, जो वर्ड्स काम करते हैं उनको कंजंक्शंस बोलते हैं। जैसे और का हम यूज करते हैं या एंड का यूज करते हैं, ये एज अ कंजंक्शन यूज होता है। कंजंक्शंस के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे बिफोर, आफ्टर, अंटिल, व्हेन, ये सब टाइम डिनोट करने वाले कंजंक्शंस होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। सो आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ आपका एक सिंपल सेंटेंस हो गया, लेकिन इसको हमने आगे बढ़ा दिया एक कंजंक्शन डाल के बिफोर, यानी अगला एक्शन क्या हो रहा है? बिफोर गोइंग टू बेड, यानी सोने से पहले मैं हमेशा अपने टीथ ब्रश करता हूं। ठीक है, तो हमने हमारे सेंटेंस को कंजंक्ट करके, कंजंक्शन यूज करके बढ़ा दिया उस सेंटेंस को, और उस सेंटेंस में और भी मीनिंग डाल दिया। ठीक है, लास्ट पोर्शन पे चलते हैं जो कि है इंटरजेक्शन। The interjection cries out heed. An exclamation point must follow me.
So interjection is nothing but words of surprise, sudden emotional outburst. So ये जो इमोशनल आउटबर्स्ट होता है या कोई भी सरप्राइज होता है या एक ऐसी फीलिंग जो इमीडिएटली अंदर से आती है और उसको हम रोक नहीं पाते, ऐसा इमोशनल आउटबर्स्ट, सो उसके लिए ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं और ये किसी भी सिचुएशन को बता सकते हैं। सरप्राइज के लिए या दुख या सॉरो एक्सप्रेस करने के लिए, सडनली जो होता है, या खुशी जाहिर करने के लिए, या इंजॉय के लिए, या जॉय सेलिब्रेशन के लिए। ठीक है, सेलिब्रेशन के लिए हम क्या करते हैं? सबसे कॉमन है हिप हिप हुर्रे, ओके। या फिर सॉरो एक्सप्रेस करने के लिए आलास, आलास दिस बॉटल डज नॉट हैव वाटर, ओके। या फिर चीयर्स, ओके। सो ये सब जो है ये आपके इंटरजेक्शंस हैं जो किसी एक पर्टिकुलर इमोशनल आउटबर्स्ट को डिफाइन करते हैं। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि हमारे किसी भी सेंटेंस के लिए जरूरी एलिमेंट्स हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा। और इसमें से हम 2-3 पार्ट्स ऐसे हैं जैसे प्रीपोजिशंस है, वर्ब्स हैं, इनको हम और भी डिटेल्स में आगे स्टडी करेंगे, क्योंकि इनकी स्टडी डिटेल में करना बहुत जरूरी है, इनको समझना बहुत जरूरी है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल FPS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको इन वीडियोस में क्या पसंद आया और किस चीज को हम बेहतर बना सकते हैं और किस पार्ट को हम और भी ज्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं और आपके लिए क्या अच्छा कंटेंट हम और लेके आ सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। Keep watching, keep enhancing your knowledge with FPS.